दोस्तों नमस्कार। सतप्रीत एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में संचालित प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने आए हैं वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है और विषय है प्रशिक्षक के गुण। प्रशिक्षक के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है ना। और जब हम इस विषय पे चर्चा करते हैं, बताया जाता है कि भाई एक प्रशिक्षक ईमानदार होना चाहिए, कार्य के प्रति समर्पित होना चाहिए, उसको मृदुभाषी होना चाहिए, वाक्पटु होना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर लीडरशिप का गुण होना चाहिए, है ना। तो जब हम इन सारी बातों को जोड़ के चलते हैं, हमें मुख्य निकल के आता है कि एक प्रशिक्षक के अंदर ये 5 गुण होने बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए हम उन गुणों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक एक करके चर्चा करेंगे। इन्हें गुण भी कहा जा सकता है और क्षमता भी कहा जा सकता है एक प्रशिक्षक की। एक प्रशिक्षक के अंदर ये 5 क्षमताएं, 5 गुण होने बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। प्रशिक्षक है, उसका सबसे पहला गुण है कम्युनिकेशन स्किल। जी हाँ, एक प्रशिक्षक का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, नेतृत्व की क्षमता। जी हाँ, लीडरशिप। एक प्रशिक्षक के अंदर लीडरशिप का गुण होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। एक प्रशिक्षक के अंदर क्या होना चाहिए? निर्णय लेने की क्षमता। एक प्रशिक्षक को पार्टिसिपेटरी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, एक प्रशिक्षक के अंदर मतभेद निपटारा करने का भी गुण होना बहुत ज़रूरी है। कल हमारे द्वारा प्रशिक्षक के पहले गुण कम्युनिकेशन स्किल या संचार पर चर्चा करी गई थी। जो बाकी बचे हुए 4 गुण हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं नेतृत्व। तो नेतृत्व क्या है? नेतृत्व वो कारक है जिससे समूह की सभी प्रक्रियाएं प्रभावित होती है। नेतृत्व को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि सिर्फ बोलते रहना और समूह की प्रतिक्रियाओं का हावी रहना ही नेतृत्व नहीं है, बल्कि समूह की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर समूह के उद्देश्य को आगे बढ़ाना, समूह में बराबर जुड़ाव बनाए रखना और सहभागिता को बढ़ावा देना नेतृत्व के महत्वपूर्ण गुण हैं। यानी केवल बोलते रहना ही नेतृत्व नहीं है, समूह को आगे बढ़ाना एक नेतृत्व का मेन गुण है। अगर नेतृत्व की परिभाषा की हम चर्चा करें, नेतृत्व का आशय उस योग्यता से है जो अन्य लोगों में एक सामाजिक उद्देश्य का अनुसरण करने की इच्छा जागृत करती है ना। ये लिविंगस्टन के अनुसार है। और जॉन जी ग्लोवर के अनुसार नेतृत्व प्रबंध का वह महत्वपूर्ण पक्ष है जो उस योग्यता, सृजनशीलता, पहल शक्ति तथा सहानुभूति को व्यक्त करता है जिसकी सहायता से संगठन प्रक्रिया में मनोबल का निर्माण करके लोगों में के विश्वास, सहयोग एवं कार्य करने की तत्परता को प्रदान की जाती है। बात करते हैं नेतृत्व के प्रकार की। तो साथियों, नेतृत्व भी 3 प्रकार का होता है। जो सबसे पहला नेतृत्व होता है वो होता है उदासीन नेतृत्व। उदासीन नेतृत्व का मतलब होता है कि इसमें जो नेतृत्व करता है उसे समूह के उद्देश्यों की कोई चिंता नहीं होती, ना उसे लोगों में रुचि होती है ना लोगों के कार्यों में रुचि होती है। उसका तो सीधा सीधा मतलब है, काम हो गया तो ठीक, ना हुआ तो ना सही। ऐसा नेतृत्व उदासीन नेतृत्व कहलाता है। इसके बाद जो दूसरा नेतृत्व है वो है तानाशाही नेतृत्व। जैसा कि इसका नाम है, यानी तानाशाही नेतृत्व का जो उदाहरण है वो यही है कि वो अपनी मनमानी करता है और केवल अपने निर्देशों को ही मान्यता देता है, बाकियों से उसे कोई मतलब नहीं है। जो मैं हूँ, मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत हैं, बाकी से उसे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा नेतृत्व तानाशाही वाला नेतृत्व होता है। और जो तीसरा नेतृत्व होता है वो होता है सर प्रजातांत्रिक नेतृत्व। प्रजातांत्रिक नेतृत्व जो है वो आम लोगों की राय लेने वाला होता है, आम सहमति बनाकर काम करने वाला होता है और समूह में सहभागिता को बढ़ावा देने वाला होता है। ये नेतृत्व सबसे अच्छा नेतृत्व माना जाता है। तो एक प्रशिक्षक को चाहिए कि वो प्रजातांत्रिक नेतृत्व को बढ़ावा दे ताकि प्रशिक्षण अच्छी प्रकार से चल। नेतृत्व के बाद जो एक प्रशिक्षक का अगला जो गुण है सहभागिता, पार्टिसिपेशन। तो एक प्रशिक्षक को चाहिए कि वो ज्यादातर चीजों में पार्टिसिपेशन करे। और यहाँ बात करते हैं सहभागिता क्या है, तो किसी कार्य में अथवा किसी भी उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी व्यक्ति के द्वारा तन,
मन, धन या वैचारिक रूप से जो भागीदारी दी जाती है वो सहभागिता है ना सर। चाहे वो तन से दी गई हो, चाहे पैसे से थोड़ा सा मदद की गई हो, चाहे मन से तो मदद की गई हो, या धन से कोई मदद की गई हो। इसके अलावा किसी भी कार्य को अच्छा करने के लिए अपना अगर विचार भी दिया गया है तो भी उसे सहभागिता कहेंगे। भाई सहभागिता कहाँ कहाँ होनी चाहिए? समूह के सभी कार्यों में सहभागिता होनी चाहिए, समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए सहभागिता होनी चाहिए, संगठित रहने में सहभागिता दिखनी चाहिए, अनुशासन के प्रति सहभागिता होनी चाहिए, जो नियम बनाए गए हैं उनके प्रति सहभागिता होनी चाहिए, आपसी सहयोग के प्रति सहभागिता होनी चाहिए। जो सहभागिता होती है वो भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली, सक्रिय सहभागिता, यानी ये सहभागिता ऐसी होती है कि इसमें हर काम को करने के लिए व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है, चाहे कोई भी काम दो, हाँ जी बिल्कुल हम कर लेंगे। जो दूसरी सहभागिता होती है, शांत सहभागिता होती है, वो सोचते हैं यार कहेंगे तो कर देंगे, ना तो बाकी तो कर ही रहे हैं। और तीसरी निष्क्रिय सहभागिता, सीधा सीधा है, भाई हम ना करेंगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, बाकी सब तो कर ही रहे हैं, हम ना करेंगे कौन सा फर्क पड़ेगा। ये 3 तरह की सहभागिता होती है। क्या कारण है कि लोग सहभागिता नहीं करते? क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी शर्म लग रही, हमें तो हिचक लग रही, इसलिए नहीं कर रहे। अजी इतने सारे लोगों ने हाथ उठा दिए थे, है ना, तो हमने सोचा हम क्यों उठावे, जब इतने सारे लोग तो हाथ उठा ही रहे हैं। साहब हम ना करेंगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, और साथी तो कर रहे हैं। अजी हमारे ग्रुप का प्रतिनिधित्व हो रहा है, हम ना कर रहे तो कौन सा फर्क पड़ रहा है। तो ये सारे ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण लोग करना पसंद नहीं करते, ठीक है। और अगर बात करते हैं कि सहभागिता क्यों करें, ये आदमी के अपने अंदर की बात होती है। भाई हमारा समूह है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये तुम्हारा फर्ज है। भाई हमें अपना समूह आगे बढ़ाना है तो सहभागिता करनी है ना। देख हम यहाँ सीखने के लिए आए, हमें सीखना है, इसलिए हम सहभागिता करेंगे। और आखिर हमारा भी तो मन हुआ किसी काम को करने का। देख भाई किसी के कहने पे नहीं, हम तो स्वयं करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। एक प्रशिक्षक को भी ये ध्यान में रखने की बात है कि वो अपने प्रतिभागियों के मन में ये चीज़ें, ये सहभागिता करने के लिए उनके मन के अंदर ये जितने भी हैं इनको भरने की ज़रूरत है, ताकि वो लोग सहभागिता। बात करते हैं कि अगर सहभागिता, समूह में सहभागिता कैसे सुनिश्चित हो, है ना। तो एक पर यहाँ एक प्रशिक्षक की जिम्मेदारियां शुरू हो जाती है कि एक समूह में एक कैसे सहभागिता सुनिश्चित हो। तो उसके लिए जो जो बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली है समूह का या बैठक का माहौल उचित हो। ये ट्रेनर की जिम्मेदारी है, एक प्रशिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो माहौल अच्छा करे, जो सब्जेक्ट चुना जाए वो रुचिकर हो, जो भाषा इस्तेमाल की जा रही हो वो भाषा स्थानीय हो, और सबसे बड़ी बात है कि एक प्रशिक्षक को धैर्य बना के रखना चाहिए। आपसी सहयोग बनाना बहुत ज़रूरी है और सबको उसकी स्पष्ट भूमिका बताई दी जानी चाहिए, है ना। यहाँ भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सबको समान अवसर दिया जाए, हर एक को जिम्मेदारी दी जाए, ठीक है। और जिस चयन पे हम चर्चा कर रहे हैं, जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, उसका चयन करना, है ना, जो महत्वपूर्ण विषय है उसका चयन करना बहुत ज़रूरी। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे समूह में सहभागिता सुनिश्चित होगी। बात करते हैं एक प्रशिक्षक का चौथा गुण मतभेद का निपटारा। सबसे पहले मतभेद को जानना बहुत जरूरी है। तो मतभेद क्या है? जब किसी व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा समूह के सदस्यों के बीच जब एकता का अभाव हो, राय या भावना में अंतर हो, कलह हो, अलगाववाद की भावना हो, बहस हो, तो इस स्थिति को मतभेद कहा जा सकता है। मतभेद व्यक्तिगत स्तर पे हो सकता है, यानी व्यक्ति के स्वयं के अंदर। मतभेद दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है। मतभेद किसी व्यक्ति और संस्था के बीच में हो सकता है। मतभेद
दो संस्थाओं के मध्य हो सकता है, और मतभेद कुछ व्यक्ति और कुछ संस्थाओं के मध्य हो सकता है। बहुत ज़रूरी है कि इस मतभेद का निपटारा किया जाए। अगर बात करते हैं मतभेद की कि मतभेद कितने प्रकार के होते हैं, तो साथियों मतभेद 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वैचारिक मतभेद, हमारे विचार आपस में मेल नहीं खाते, ऐसे मतभेद को वैचारिक मतभेद कहते हैं। दूसरा है कार्यों का मतभेद, आपस में ये भी चिढ़ होती है बहुत सारे लोगों को कि बताओ मैं इतना काम करता हूँ तब भी मेरे साथ ऐसा होता है, और ये कुछ नहीं करता तब भी इसके साथ ऐसा होता है। तीसरा है जातिगत मतभेद, कुछ लोग अपने आप को ऊंची जाति का, कुछ लोग नीची जाति का, कुछ लोग बड़ी जाति का, कुछ लोग पिछड़ी जाति का, कुछ लोग अगड़ी जाति का, एक ये मतभेद है। दूसरा है अनुभव और आयु का मतभेद। साथियों बहुत सारे लोगों के अंदर भी ये होता है, कहीं भी किसी भी काम को लेकर के कि मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ, ये कल का लौंडा मुझे क्या बताएगा, या मेरी उम्र 60 साल हो गई और ये कल का आया लड़का मुझे सिखाने चला है। इस तरह के मतभेद भी होते हैं। दायित्वों का मतभेद, जो काम दिए गए हैं, जो जिम्मेदारी दी गई है, लोगों के बीच मतभेद पैदा हो जाते हैं। बात करते हैं कि आखिर मतभेदों को कैसे दूर करा जाए। तो मतभेदों के प्रबंधन के कुछ संभावित तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका है प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा करना। जब परिणाम बहुत महत्वपूर्ण हो और मतभेद निपटारे में महत्वपूर्ण समय नष्ट हो रहा हो एवं टीम वर्क बाधित हो रहा हो, तो ऐसे समय में टीम के बीच में प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा करना चाहिए, ताकि जो जीता है वो सिकंदर। मतभेद को निपटारा करने का जो दूसरा तरीका है वो है समझौता। भाई समझौता का सीधा सीधा है, भाई सब एक ही आदमी को सारा ना मिले, सबको कुछ ना कुछ मिल जाए। तीसरा जो तरीका है वो है अनदेखा करना। ये जो हम अनदेखा कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए तो हटा देता है ना, लेकिन इससे मतभेद खत्म नहीं होते। लेकिन ये है कि कुछ समय के लिए तनाव कम हो जाता है, चल यार छोड़ो, वो गलत कर रहा तो करने। इसके बाद होता है समायोजित सर, वे मुद्दे जो बहुत महत्वपूर्ण ना हो उनको समायोजित कर दो। यह तरीका मतभेद निपटारे के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और जो सबसे बड़ी बात है वो है मतभेद को प्रत्यक्ष करके सामूहिक चर्चा एवं सभी विकल्पों को समझना। ये प्रक्रिया बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मतभेद को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। इसके परिणाम में समूह का जुड़ाव अधिक होता है, पर टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो हमारा जो केस स्टडी की वीडियो हमने दिखाई थी, उस वीडियो को आप एक बार फिर देखें तो आपको मतभेद निपटारे की जो प्रक्रिया उसमें दिखाई थी वो आपको समझ में आ जाएगी। प्रशिक्षक का 5वां और आखिरी गुण वो है निर्णय लेना। एक निर्णय एक ऐसी प्रक्रिया का निष्कर्ष है जिसके द्वारा कोई लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्रवाई के 2 या 2 से अधिक उपलब्ध वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के बीच चयन करता है। इस प्रक्रिया को निर्णय लेना कहा जाता है। निर्णय कितने प्रकार के हो सकते हैं, अगर निर्णय के पे चर्चा करते हैं, सबसे पहला है स्वनिर्धारित निर्णय। ऐसा निर्णय जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है, वह व्यक्ति जो समूह में प्रभुत्व रखता है निर्णय ले सकता है और सदस्य उस निर्णय को मान लेते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के समर्थक। इसके बाद जो निर्णय है वो जुड़वा निर्णय है। जुड़वा निर्णय का एक व्यक्ति सुझाव देता है और दूसरा हाँ में हाँ भर देता है, ऐसा निर्णय जुड़वा निर्णय होता है। इसके बाद है आम राय। आम राय वह निर्णय है जिसमें सभी लोगों की सहभागिता होती है और सहमति बनाई जाती है। बहुमत का निर्णय। बहुमत निर्णय वो निर्णय है जिसमें समूह के अधिकतर सदस्य किसी निर्णय के पक्ष में होते हैं। अल्पमत निर्णय। कई बार कुछ सदस्य किसी निर्णय के पक्ष में दबाव बनाते हैं, यह दबाव अल्पसंख्यक सदस्यों द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद जो अगला निर्णय होता है वो होता है साहब धप्प निर्णय, है ना, अचानक से धप्प निर्णय। एक सदस्य समूह की तरफ से अचानक ही निर्णय कर लेता है, जी चलो, ऐसा निर्णय धप्प निर्णय। इसके बाद एक निर्णय होता है फ्लोप निर्णय साहब। इस निर्णय में एक व्यक्ति कुछ सुझाव देता है और बाकी सब लोग उस सुझाव को
उदासीनता से मान लो ठीक है यार ये कह रहा तो चलो मान लो। तो ऐसा निर्णय फ्लोप निर्णय होता है। साथियों, निर्णय के क्रियान्वयन में आम राय से किए गए निर्णय समूह को अपने साथ जोड़े रखते हैं और क्रियान्वयन को सहज बनाते हैं, जबकि स्वनिर्धारित निर्णय क्रियान्वयन के समय कठिनाई पैदा करते हैं। साथियों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें और साथ साथ जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन साथियों ने अभी तक बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है उन साथियों से निवेदन है कि बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और देखते रहिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण। सतप्रीत एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एसोसिएशन की ओर से आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।